हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आरंभ सीरीज। आरंभ सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंप्लीट किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने बोला था वो क्वेश्चंस भी आप लोगों ने लगाए होंगे। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा जो वेटेज होने वाला है आपका, वो इसी चैप्टर का होने वाला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले बताया गया लॉ क्या होता है। ये चीज हम लोग इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लॉ बेसिकली क्या होता है? लॉ होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। किसके लिए? हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, तो ह्यूमन कंडक्ट के लिए बेसिकली एक तरीके का मैकेनिज्म है, ठीक है, कि सोसाइटी में बेसिकली रहने का तरीका क्या होगा। अब देखिए, लॉ की कई सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे अभी आप सीए फाउंडेशन में हो, अभी आपके यहाँ पर बिजनेस लॉज हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से लॉ की कई सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे सिविल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, बिजनेस लॉज हो गए, कॉर्पोरेट लॉज हो गए, प्रॉपर्टी लॉस हो गए, रेवेन्यू लॉस हो गए। तमाम तरीके के लॉस होते हैं, तमाम तरीके की ब्रांचेस होती हैं। हमारे जो सीए फाउंडेशन में हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बिजनेस लॉस, राइट। जब सीए इंटर में आ जाओगे तो सीए इंटर में आप पढ़ोगे कॉर्पोरेट लॉस एंड अदर लॉस, ठीक। तो बिजनेस लॉ में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो एक्ट है, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एक बार इसको देखते हैं। देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ लॉ सच एज सिविल लॉ, criminal law, tax laws, labor laws, business laws, etc. मर्केंटाइल लॉ बोल लीजिए, बिजनेस लॉ बोल लीजिए, कॉमर्शियल लॉ बोल लीजिए, सब नाम एक ही है। बिजनेस लॉ का मतलब, मर्केंटाइल लॉ का मतलब और कॉमर्शियल लॉ का मतलब एक ही होता है। अब देखिए, लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ का मतलब हम लोगों ने यही तो पढ़ा है। लॉ का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। हम लोगों के सिलेबस में क्या है? बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ बोल लीजिए या कॉमर्शियल लॉ बोल दीजिए। तो यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किसके लिए? बिजनेस के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बिजनेस। तो पूरा का पूरा जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे, तो सब में बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट होगा। यानी कि इसको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को या बाकी के बिजनेस लॉस को भी पढ़ते समय अपने दिमाग में केवल एक चीज रखिएगा, बिजनेस। बिजनेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। केवल और केवल हर एक चीज बिजनेस से रिलेट करेगी। पैसे से, बिजनेस किसके लिए होता है? पैसे के लिए होता है। बिजनेस से रिलेट करेगी, पैसे से रिलेट करेगी। तो हमेशा बिजनेस लॉस को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेकर के चलना चाहिए, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बिजनेस। देखते हैं। बिजनेस लॉ is that branch of law which regulates business and commercial transaction। तो बिजनेस लॉ बेसिकली गवर्न करता है जितने भी बिजनेस और कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको। आगे देखते हैं। अब देखिए, व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है? देखिए, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द कॉमर्शियल और बिजनेस लॉ। इट इज कंसर्न विद द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ प्रोमिसेस। तो बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेन चीज, जो बेसिक चीज है, जो बेसिक चीज बताई गई है, वो है प्रोमिसेस को इन्फोर्स करना। बहुत भारी भारी शब्द हैं। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है तो उसके लिए भारी भारी शब्द हैं। प्रोमिस क्या होता है, इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है, सारी चीजें अभी हम लोग आज ही की क्लास में समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक। अब देखते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सोर्सेस क्या है। पिछले वाले चैप्टर में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉ का सोर्स क्या होता है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स क्या है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स क्या है? तो सबसे पहले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी जो कॉन्ट्रैक्ट का कानून है, वो कहां से आया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। यह कब इंफोर्स हुआ था? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872 को इंफोर्स हुआ था। इसी वजह से इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है।
अब उसके साथ में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक सोर्स तो हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा सोर्स जुडिशियल डिसीजन। जब आप अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे ना तो बहुत सारे केस लॉस पढ़ोगे, मिस्टर बाल्फर, मिसेस बाल्फर, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, चेनिया वर्सेस रमिया, बहुत सारे केस लॉस पढ़ोगे। तो ये जो बेसिकली जितने भी जुडिशियल डिसीजन है ना वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सोर्स माने जाते हैं। और साथ में कस्टम एंड यूजेज, हमारे सोसाइटी में काम करने का तरीका क्या है, बिजनेस करने का तरीका क्या है। हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया हर एक चीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो अगर बिजनेस के लिए कुछ कस्टम्स हैं, कुछ यूजेज हैं, यानी कुछ रीति रिवाज है, बिजनेस करने का कोई तरीका है हमारे देश में, तो उन तरीकों को भी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माना गया, सोर्सेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। ठीक है देखिए यहां पर एक नोट दिया हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल प्रिवेल ओवर एनी यूजेज और custom of trade. However, any custom of trade will be valid and binding as long as it is not inconsistent with the provision of the contract act. देखो अगर मान लीजिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कस्टम एंड यूजेज यानी कि रीति रिवाज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है लेकिन हमारे कस्टम कुछ और बोलते हैं, तो उन दोनों में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, उन दोनों में बेटा प्रायोरिटी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दी जाती है। कानून से बढ़कर के कुछ थोड़े ना है, कानून से बढ़ करके थोड़े ना कुछ है। तो अगर मान लीजिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कस्टम्स में अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी होती है तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दी जाएगी। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ भी नहीं बोल रहा है और कस्टम एंड यूजेज कुछ बताते हैं, कुछ रूल्स बताते हैं, कुछ तरीका बताते हैं, तो फिर वहां पर प्रायोरिटी दी जाएगी कस्टम एंड यूजेज को। तो कस्टम एंड यूजेज और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच में कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो फिर हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। क्यों? क्योंकि कानून से बढ़कर के कोई चीज ही नहीं है। अब देखिए यहां पर देखते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होता है, तो देखो इसको पहले सबसे पहले हम लोग एक बार समझते हैं। देखिए यहां पर एक्ट का नाम क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि बेसिकली इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं वो बताता है, कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने का तरीका बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि इस पूरे कानून में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि पूरा पूरा कानून किस चीज पे बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पे बना हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। बेटा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। देखिए अभी हम लोग देख रहे थे ना कि प्रोमिसेस को इन्फोर्स कराना, राइट। तो वही यहां पर बताया गया है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले तो एग्रीमेंट का होना जरूरी है, प्राइमरी कंडीशन है एग्रीमेंट, और दूसरा इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का होना जरूरी है। अभी सबका मतलब समझेंगे। सबसे पहले जब कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए पहले एग्रीमेंट को समझना पड़ेगा। एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है, ऑफर और उसका एक्सेप्ट होना। यानी कि अगर कोई ऑफर नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस किसको मिलेगी, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो फिर कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले एक ऑफर का जनरेट होना बहुत जरूरी है, फिर उसका एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। जब ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तब वो किस में कन्वर्ट होगा, एग्रीमेंट में कन्वर्ट होगा। और अगर हम इसको लॉ में इन्फोर्स करा सकते हैं तब वो जाकर के किस में कन्वर्ट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट में, और या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में, या आप उसको बोल सकते हो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। तो अब हर एक चीज का एक बार मतलब समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल से इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करिए कि मिस्टर ए के पास में एक कार है, ठीक है। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास में गए और इन्होंने बोला कि भाई क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में परचेज करोगे, विल यू बाय माई कार एट द रेट ऑफ रुपीज 5 लाख, क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में परचेज करोगे। तो ये देखिए क्या हो गया, ये एक ऑफर हो गया। यानी मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या कर रहे हैं, एक ऑफर जनरेट कर रहे हैं।
ऑफर बोल लीजिए या प्रपोजल बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक। अब मिस्टर बी भी इनकी कार खरीदना चाहते थे। मिस्टर बी ने बोला यस आई विल, हाँ जी मैं आपकी कार 5 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब बी ने क्या किया, बी ने ए को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। तो जब ऑफर था, एक्सेप्ट हो गया, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो गया। और भाई सारी चीजें सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। कल को अगर मान लीजिए कुछ भी ए ने गड़बड़ करी या बी ने कुछ भी गड़बड़ करी, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं। भाई लॉ को हम लोग इन्फोर्स कहां पे कराते हैं, लॉ को हम लोग इन्फोर्स कोर्ट में कराते हैं। यही तो हम लोग आईआरएफ में पढ़ करके आए हैं, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, कि भाई लॉ को हम अपने अधिकारों को कहां पर इन्फोर्स कराते हैं, कोर्ट में इन्फोर्स कराते हैं। तो यानी कि अब अगर ए ने कोई भी गड़बड़ करी या बी ने कोई भी गड़बड़ करी, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं। तो अभी कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ क्लासेस के लिए फिलहाल इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ को आपको यही समझना है कि जब हम अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, तो उसको बोला जाता है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे अभी फिलहाल के लिए, आज की क्लास के लिए, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ को बस आपको इतना समझना है कि जब हम अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं, तो उसको बोला जाता है इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो यानी कि एग्रीमेंट भी है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी हो गई, तो ये क्या हो गया, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। मेरी बात सबको समझ में आई। अगर प्रॉपर ऑफर है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस है, तो वो जाकर के एग्रीमेंट में कन्वर्ट होगा। वही एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो जाकर के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। अब देखो यहां पर डेफिनेशन में एक बार देखते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सेक्शन 2 क्लॉज एच, ठीक। एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट की भी यहां पर डेफिनेशन दी गई है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन को पहले हम लोग एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद में थ्योरी पे आएंगे। देखो एग्रीमेंट को मैंने वैसे डायरेक्टली तो आपको ब्रीफ कर दिया, उससे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन को पहले समझते हैं। देखिए डेफिनेशन कहती है एवरी प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस, यानी कि एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, प्रॉमिस। आप चाहे एग्रीमेंट बोल लो, चाहे प्रॉमिस बोल लो, बात एक ही है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहती है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। अब सेट ऑफ प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ, अब पिछले वाले एग्जांपल में अगर देखें तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया था कार को बेचने का, कितने में, 5 लाख रुपए में किया था। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया, मिस्टर बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसको अगर आप दूसरे तरीके से समझो तो देखो, तो ए बी को प्रॉमिस कर रहा है ना, क्या प्रॉमिस कर रहा है, ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपनी कार बी को 5 लाख रुपए में बेचेगा, ठीक। अब उसी तरीके से अगर देखो तो बी भी तो ए को प्रॉमिस कर रहा है, क्या प्रॉमिस कर रहा है, बी ए को प्रॉमिस कर रहा है कि वो 5 लाख रुपए में उसकी कार को बाय करेगा, यानी कि 5 लाख रुपए में खरीदेगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही बन रहा है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रॉमिसेस हो रहे हैं। एक प्रॉमिस तो ए कर रहा है बी को, एक नंबर, दूसरा प्रॉमिस बी कर रहा है ए को, 2। तो यहां पर बेटा क्या हो रहा है, यहां पर सेट ऑफ प्रॉमिस हो रहे हैं। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, चाहे एक प्रॉमिस हो या एक से ज्यादा प्रॉमिसेस हो, फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग द कंसीडरेशन, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ बोलो तो आराम से डेफिनेशन याद हो जाएगी। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, यानी चाहे एक प्रॉमिस हो
या सेट ऑफ प्रॉमिस हो, वो दोनों एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन को फॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसीडरेशन एक पूरा का पूरा चैप्टर है आपके में, उसको हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप कंसीडरेशन का मतलब समझो समथिंग इन रिटर्न, बदले में हमको क्या मिल रहा है। हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहां पर बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। बिजनेस लॉ में मैंने आपको क्या बताया, बिजनेस लॉ में हर एक चीज किसके लिए होती है, बिजनेस लॉ में हर एक चीज होती है पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए। कोई आदमी फ्री में कुछ काम करेगा क्या? अगर फ्री में कोई किसी को कुछ कर रहा है तो फिर बेटा उसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरी शॉप है और मैं अपनी शॉप का सारा सामान लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो क्या इसको बिजनेस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। लेकिन जब मैं अपनी शॉप का सामान बेचूंगा और उससे पैसे लूंगा, तभी तो उसको बिजनेस माना जाएगा। यानी कि यहां पर बिजनेस के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी है। यानी कि अगर मेरे पास से कुछ जा रहा है तो हमको बदले में क्या मिल रहा है। भाई जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो किसी ना किसी पार्टी के साथ में करेंगे। जब प्रॉमिस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ देने का प्रॉमिस करेंगे। तो अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है, उसी को बोला जाता है कंसीडरेशन। तो यहां पर कंसीडरेशन का मतलब क्या हुआ, समथिंग इन रिटर्न, यानी कि बदले में हमको क्या मिल रहा है। अब जैसे इसी वाले एग्जांपल में हम लोग देखते हैं मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया कि वो अपनी कार 5 लाख रुपए में देंगे। तो मिस्टर ए के पास से क्या जा रही है, कार जा रही है, बदले में इनको क्या मिल रहा है, 5 लाख रुपए। कंसीडरेशन का मैंने आपको मतलब क्या बताया, समथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में हमको क्या मिल रहा है। तो मिस्टर ए के पास से कार जा रही है, बदले में क्या मिल रहा है, 5 लाख रुपए। यानी ए के लिए कंसीडरेशन क्या हो गई, 5 लाख रुपए। अब देखिए बी ने ए को क्या प्रॉमिस किया है कि बी ए से कार खरीदेगा, बी ए से कार खरीदेगा। तो बी के पास से क्या जा रहा है, 5 लाख रुपए जा रहे हैं, बदले में इसको क्या मिल रहा है, कार मिल रही है। तो बी के लिए कंसीडरेशन क्या हो गई, कार। यानी कि दोनों पार्टीज को कंसीडरेशन मिल रही है ना, दोनों पार्टीज को बदले में कुछ मिल रहा है ना। तो इसी वजह से बोला जाता है फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ईच अदर का मतलब दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं। दोनों पार्टीज के पास से अगर कुछ जा रहा है तो उनको बदले में कुछ ना कुछ मिलना जरूरी होता है। यही होती है एग्रीमेंट की डेफिनेशन। तो एक बार साथ साथ में पढ़ते हैं, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। एक बार देखते हैं डेफिनेशन इसकी। देखिए सेक्शन 2 क्लॉज ई, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। बेटा एक एक शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ में आपको एक एक शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। और अगर एक एक शब्द का मतलब आपको समझ में आ रहा है तो आप समझो कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना लॉ में, सर लॉ में समझ में तो सब कुछ आ जाता है, कॉन्सेप्ट तो हम लगा लेते हैं, दिमाग तो हम लगा लेते हैं, लेकिन याद कैसे करें, रटे कैसे। तो देखो रटने की इंटेंशन से आप लॉ पढ़ोगे तो कभी भी नहीं रट पाओगे, कभी भी समझ भी नहीं पाओगे। तो लॉ को कभी भी रटने के इंटेंशन से नहीं पढ़ा जाता है। लॉ के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हर एक चीज का मतलब समझ में आना चाहिए। और हर एक चीज का मतलब अगर हमें समझ में आ रहा है तो इसका मतलब हमने रटने की जरूरत ही नहीं, हमने खुद ही सारी चीजों को याद करके रखा हुआ है। तो देखते हैं एक बार। एग्रीमेंट का मतलब सिंपल सा हो गया, सबको समझ में आ गया होगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यानी एग्रीमेंट के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब आगे देखते हैं प्रॉमिस। देखिए प्रॉमिस का मतलब क्या है। देखो मैं आपको अगर लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, लीगल सेंस से थोड़ा सा अगर बाहर निकल रहे तो एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इंडिया में बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर एक चीज राइटिंग में हो। अगर दो लोगों के बीच में कुछ कमिटमेंट्स ओरली हैं तो वो भी इंडिया में वैलिड होता है, राइट। अब देखो अगर मान लीजिए कि अगर बोल करके कहीं पर कुछ कमिटमेंट्स हो रहे हैं तो मोस्टली उसको वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं प्रॉमिस का। लेकिन जहां पर चीजें टेक्निकल बेसिस पर हो, राइटिंग में हो, जहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो किया जा रहा है, स्टैम्प पेपर में चीजों को लिखा जा रहा है, रजिस्टर्ड करवाया जा रहा है, वहां पर हम जो शब्द यूज करते हैं, वहां पर जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसको बोला जाता है अग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट की अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, एवरी प्रॉमिस
एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी एग्रीमेंट और प्रॉमिस दोनों का मतलब एक ही होता है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट की डेफिनेशन में प्रॉमिस को इंक्लूड किया गया है। प्रॉमिस हम लोग कब यूज करते हैं? ओरल में यूज करते हैं, तो इसका मतलब प्रॉमिस भी एग्रीमेंट का ही पार्ट होता है। तो इसको आप ऐसे समझो, आप चाहे एग्रीमेंट बोल दो या आप प्रॉमिस बोल दो, बात एक ही है। एग्रीमेंट और प्रॉमिस दोनों का मतलब एक ही होता है, बस केवल लिखने के तरीके में फर्क हो जाता है। अगर हम कभी भी एग्रीमेंट वर्ड यूज करेंगे तो वहां पर हमेशा होगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, राइट। और अगर कभी भी हम प्रॉमिस वर्ड यूज कर रहे होंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। डन है? तो एग्रीमेंट और प्रॉमिस दोनों एक ही है, बस केवल और केवल लिखने का तरीका बदल जाता है। जहां पर चीजें ओरली हो रही हो, जहां पर ओरल कमिटमेंट्स होते हैं, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं कि सामने वाले ने मेरे को प्रॉमिस किया। अगर मेरे दोस्त ने मेरे को ओरली प्रॉमिस किया कि यार प्रतीक, मैं तुम्हें 20 तारीख को 10,000 रुपए दे दूंगा, ओरली बोला, कहीं कुछ लिखा पड़ी नहीं है, फोन पे केवल बातचीत चल रही है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? क्या उसका और मेरा एग्रीमेंट हुआ है? नहीं। वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे प्रॉमिस का, कि मेरे दोस्त ने हमको प्रॉमिस किया है कि वो 20 तारीख को 10,000 रुपए देगा। लेकिन अगर यही मेरे और उसके बीच में सारी चीजें राइटिंग में हो रही हैं, मैं उससे साइन करा रहा हूं, मैं भी साइन कर रहा हूं, तो फिर वहां पर क्या वर्ड यूज बेटर रहेगा? अग्रीमेंट, कि मेरे और उसके बीच में अग्रीमेंट हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको एग्रीमेंट और प्रॉमिस में डिफरेंस समझ में आया होगा। एक बार देखते हैं प्रॉमिस का भी मतलब। When the person to whom the proposal is made, अब देखो यहां पर प्रपोजल वर्ड यूज हो रहा है, तो जब किसी भी पर्सन के सामने कोई भी प्रपोजल रखा जाता है, इज मेड सिग्निफाइज हिज और हर एसेंट। एसेंट का मतलब है बेटा कंसेंट से, एसेंट का मतलब कंसेंट से, यानी कि उसकी हाँ लेने में। देयर टू द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। तो जब किसी के सामने कोई भी प्रपोजल रखा जाता है और सामने वाला पर्सन अपनी असेंट दे देता है, यानी कि अपनी कंसेंट दे देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। तो जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, तो वो प्रपोजल क्या हो जाएगा? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, वो वैसे ही किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया। सेक्शन 2 क्लॉज बी। एक बार फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू वाई फॉर ₹50 lakhs। वाई एक्सेप्ट दिस ऑफर। एक्स ने वाई को बोला, भाई क्या 50 लाख रुपए मेरा घर खरीदोगे? वाई ने बोल दिया यस, यानी कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया। दिस ऑफर आफ्टर एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस एंड दिस प्रॉमिस इज ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अब यहां पर एक्स और वाई के बीच में एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। क्लियर है सबको? तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हो गई, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हो गई, अग्रीमेंट की डेफिनेशन हो गई, प्रॉमिस की डेफिनेशन हो गई, और इसके सारे के एग्जांपल्स सबके क्लियर हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड, यानी कि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर वो बने हैं। तो अभी हम लोग पढ़ करके आए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अगर कोई प्रॉपर एग्रीमेंट है, यानी कि प्रॉपर ऑफर है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस है, तो वो क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट हो जाएगा। अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सारे के सारे एग्रीमेंट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इफ दे आर मेड, अगर वो बने। तो इसका मतलब यहां पर बोल रहा है कि भाई कब कब ऐसा होगा कि एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ माना जाएगा, यानी कि अगर एग्रीमेंट में ये सारी चीजें हैं तभी उसको माना जाएगा कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, यानी कि इसको इन्फोर्स कराने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें जरूर होती हैं, एक होता है राइट और एक होती है ऑब्लिगेशन। एक सेकंड रुको, मैं बस पानी पी लेता हूं। जब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो ना, तो दो चीजें जरूर होती हैं, एक राइट और एक ऑब्लिगेशन। ये दो चीजें जरूर मिलेंगी, और दोनों पार्टीज के पास में अपने अपने राइट्स भी होते हैं और दोनों पार्टीज के पास में अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। जब उन अधिकारों का नेचर, जब उन राइट्स का नेचर
ऐसा है कि हम उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, तो उसको बोला जाता है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और वो राइट्स का नेचर में अगर ये सारी चीजें हैं, अगर उन राइट्स के नेचर में ये सारी चीजें हैं, तभी उसको माना जाएगा कि भाई ये राइट्स बिल्कुल सही हैं, इसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं और इसको हम लॉ में इन्फोर्स करा सकते हैं। तो एक बार देखते हैं देखिए, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड। तो देखिए, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये डेफिनेशन अभी हम लोग ने पढ़ी सेक्शन 2 क्लॉज ई में। देखिए, बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो सबसे पहले तो पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। किसी पार्टी को डरा करके, धमका करके, गलत फायदा उठा करके, फ्रॉड करके, झूठ बोल करके उसकी हाँ ना ली हो। यानी कि जो हमने उसकी एक्सेप्टेंस ली है, ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, तभी तो वो एग्रीमेंट बना है। तो यहां पर जो हमने उसकी एक्सेप्टेंस ली है, तो उसकी एक्सेप्टेंस झूठ बोल करके, डरा करके, धमका करके, फ्रॉड करके, इस तरीके से ना ली हुई हो। बाकी ये अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, इसको भी अभी हम लोग अगली यूनिट में कवर अप करेंगे, राइट। अभी मैं समराइज वे में आपको बता दे रहा हूं, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट सही माना जाएगा। कौन कौन से लोग कॉम्पिटेंट होते हैं, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड, अगर कोई भी पर्सन मेंटली फिट नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरा, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लॉ ने डिस्क्वालिफाइड किया है, तो ये इनकॉम्पिटेंसी है, ये जो है ना इनकॉम्पिटेंसी है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, तो उसको इनकॉम्पिटेंट माना जाएगा, फिर वहां पर वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। तो कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब वहां पर फ्री कंसेंट होगी, पार्टीज कॉम्पिटेंट होगी, लॉफुल कंसीडरेशन होगी, यानी कि जो भी हमको बदले में मिल रहा है, कंसीडरेशन का मतलब मैंने क्या बताया, समथिंग इन रिटर्न, बदले में हमको क्या मिल रहा है, तो जो बदले में हमको मिल रहा है वो लॉफुल भी होना चाहिए। तो बेटा केवल कंसीडरेशन से काम नहीं चलेगा, केवल कंसीडरेशन से काम नहीं चलेगा, कंसीडरेशन का लॉफुल होना भी जरूरी होता है। लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो पर्पस है, वो भी लॉफुल होना चाहिए। और साथ में कुछ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक्सप्रेसली ये मेंशन किया हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर आप नहीं कर सकते, और अगर इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वॉइड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा अगर उसमें फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंट टू पार्टीज है, लॉफुल कंसीडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और एग्रीमेंट का नेचर ऐसा है जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं किया है, तभी जाकर के वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। तो चलो इसके बाद में आता है इन्फोर्सिबिलिटी बाय एन एग्रीमेंट। तो आज हम लोगों ने प्रॉमिस का मतलब समझा, एग्रीमेंट का मतलब समझा, एग्रीमेंट और प्रॉमिस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ को अभी मैंने हल्का सा बताया है, कुछ स्पेशल फीचर्स बताए हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो आज के लिए अभी हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसके आगे का पोर्शन कवर अप करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।